हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 6 नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन नंबर 27 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we are going to perform activity 27.2 to check whether the condition of rusting of iron or rusting of things is true or not. So let's start this activity. You can do this activity in the lab of your study center to find out if the above specified conditions for rusting hold true. तो आप इस एक्टिविटी को अपने स्टडी सेंटर के लैब में कर सकते हो ताकि आप जो रस्टिंग का जो कंडीशन दिया गया है आप उसको चेक कर सको कि ये ट्रू है या फॉल्स है। Take 3 test tubes or small glass bottles, clean and dry, and 3 clean iron nails. अब आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेना है या फिर स्मॉल ग्लास बॉटल्स लेना, उसको क्लीन कर लेना और ड्राई कर लेना है, और 3 क्लीन आयरन नेल्स लेना है। Label these test tubes or small glass bottles as A, B and C and put one iron nail into each test tube. अब आपको इन टेस्ट ट्यूब या फिर जो स्मॉल ग्लास बॉटल आपने लिया है उसे आप A, B और C उस पर लेबल कर लो और उसके बाद एक एक आयरन नेल इन तीनों में डाल दो। In test tube A, take distilled water so that half of the nail is immersed in water and cover the mouth of the test tube with a cork. टेस्ट ट्यूब A में आप हाफ पानी डालो जिससे जो नेल है वो आधा ही डूबे और उसको जो माउथ है उसको कॉर्क से आपको कवर कर देना है। इन टेस्ट ट्यूब बी, take distilled water in excess so that nail is completely immersed in the water. Cover the mouth of the test tube with cork so that no air comes in contact with the nails. टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या करना है, आयरन नेल्स को completely पानी में इमर्स कर देना है, डुबा देना है और उसके माउथ को कॉर्क से टाइटली बंद कर देना ताकि उसमें एयर का कांटेक्ट ना आ सके। टेस्ट ट्यूब सी शुड बी ड्राई एंड मस्ट कंटेन्स एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विथ आयरन नेल। टेस्ट ट्यूब सी को ड्राई होना चाहिए लेकिन उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए आयरन नेल के साथ। Here is the figure 27.3 which shows activity to study the condition for rusting. यहाँ पे आपका जो आपने परफॉर्म करा है एक्टिविटी उसका यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि रस्टिंग के एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। What do you observe? अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है। You will find that maximum rusting has happened on the nail put inside the test tube A, but they do not rust in test tube B and C. Have a look on the nails in the test tube A and touch the surface of rusted nail. You will find a flaky reddish brown powder on its surface and it is known as rust. आप लोग देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल था वो ज्यादा रस्ट हुआ है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी और सी में आयरन नेल था वो रस्ट नहीं हुआ है। आप टेस्ट ट्यूब ए के आयरन नेल्स को देखो और उसके सरफेस को टच करो रस्टेड नेल के, तो आप लोग पाओगे वहां पे एक फ्लैकी रेडिश ब्राउन पाउडर का सरफेस हो गया है और इस पाउडर को हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। व्हाई डज दिस हैपन? यह क्यों हुआ? In test tube A, both oxygen as well as moisture, water are present. Hence, maximum rusting has happened. But in case of test tube B, only moisture is present but not air, and in test tube C, only air is present, not moisture. Hence, rusting did not happen. टेस्ट ट्यूब ए में ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट था, इसलिए मैक्सिमम रस्टिंग जो हुआ वो टेस्ट ट्यूब ए में हुआ। और जो टेस्ट ट्यूब बी का केस है उसमें सिर्फ मॉइस्चर प्रेजेंट था और एयर नहीं प्रेजेंट था, और टेस्ट ट्यूब सी में सिर्फ एयर प्रेजेंट था, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए रस्टिंग नहीं हुआ। From the above activity, it is clear that for rusting both oxygen and moisture are required. Now, can you tell me what you generally do to prevent your bicycle wheels or iron gate in your garden from rusting? Yes, we generally paint or put grease over the iron objects to prevent it from rusting. Let us know other various methods of prevention of rusting or corrosion. तो आपको इस एक्टिविटी से यह क्लियर हो गया हो कि रस्टिंग के लिए दोनों कंडीशंस की रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस होना जरूरी है और मॉइस्चर का भी। अब आप मुझे क्या बता सकते हो कि आप अपने बाईसाइकिल के चक्के को और आयरन की गेट जो होता है गार्डन में उसको रस्टिंग से बचाने के लिए आप क्या करते हो? यस, आप सही है, आप उसे या तो पेंट करते हैं या फिर ग्रीस वहां पे अप्लाई करते हैं जिससे जो आयरन ऑब्जेक्ट से उनका रस्टिंग ना हो सके।
और हम लोग इसके अदर वेरियस मेथड्स को जानते हैं, जिससे हम लोग रस्टिंग या कोरोजन से अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से मेथड है जो कि हेल्पफुल होगा कोरोजन को प्रिवेंट करने में। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। आवर मेन कंसर्न इज टू नो द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज आयरन इज अ strategic metal as it plays a very important role in the development of a nation. Some of the important methods of prevention of corrosion are as follows. तो हम लोग के पास कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड है कि हम लोग आयरन की रस्टिंग को भी बचा सकते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है वो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जो हमारे आयरन को रस्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आयरन है वो हमारे लिए बहुत ही हमारा एक स्ट्रेटेजिक मेटल है, जिससे वो हमारे डेवलपमेंट, हमारे कंट्री को डेवलप करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Here are some important methods which prevent the corrosion of iron object. First one is painting. This is a common method of preventing iron from rusting. You might have observed that your parents paint iron gates in the garden and iron grills in your house. This painting prevents rusting by providing a coating over iron objects. तो जो पेंटिंग है वो एक कॉमन मेथड है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग के जो पेरेंट्स है वो आयरन गेट जो गार्डन का होता है उस पर पेंट करते हैं अप्लाई, या फिर जो आयरन ग्रिल्स आपके घर का है। और ये जो पेंटिंग है वो क्या करता है, रस्टिंग से प्रिवेंट करता है और हमें अरे जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है उनको एक कोटिंग प्रोवाइड करता है, जिससे प्रिवेंट जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट होता है। Oiling and greasing. To put a layer of oil and grease on the iron objects also prevents them from rusting. Iron parts of various machines and vehicles are oiled and greased to prevent rusting and to minimize friction. तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑयल और ग्रीस का लेयर अप्लाई करते हैं, जिससे ये रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। जो आयरन पार्ट्स है अलग अलग मशीन्स के, व्हीकल्स के, उनको ऑयल किया जाता है, उसमें ऑयल लगाया जाता है, फिर ग्रीस लगाया जाता है, जिससे जो आयरन है वो आयरन का रस्टिंग प्रिवेंट हो सके और इसका जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो सके। Galvanization. In this method, we put a layer of zinc metal on the iron objects, and this process is known as galvanization. This method is used on large scale for making galvanized iron sheets, for making boxes, and for roof covering. You might have seen large boxes and containers sold in the market. Do you know that these iron sheets do not rust even if a small zinc coating is removed from the sheet? Can you find the reason why such sheets do not rust? Galvanized iron sheets are used to make drum, trunks, and other iron containers. Galvanized iron sheets are also used for building roofs and manhole covers. In brief, galvanization prevents rusting in a big way. तो इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग जिंक मेटल को आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक मेटल्स का लेयर चढ़ाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये जो मेथड है वो लार्ज स्केल में यूज किया जाता है। इससे हम लोग आयरन शीट्स को गैल्वेनाइज बनाते हैं और हम लोग इससे बॉक्सेस बनाते हैं और रूफ कवरिंग बनाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बॉक्सेस देखे होंगे, बड़े बड़े कंटेनर्स देखे होंगे जो कि गैल्वेनाइज करके मार्केट में बेचे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो आयरन शीट्स है वो रस्ट नहीं होते अगर इसमें से थोड़े से जो जिंक कोटिंग का जो लेयर उसको रिमूव कर दिया जाए फिर भी। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, इसका रीजन बता सकते हैं। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स है उससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ड्रम बनाते हैं, ट्रंक्स बनाते हैं और अदर आयरन कंटेनर्स को बनाते हैं। और जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स है वो बिल्डिंग के रूप्स को भी बनाने में हेल्प करते हैं, उनसे बिल्डिंग के रूप्स भी बनते हैं और मैनहोल्स के कवर्स भी बनते हैं। और हम लोग अगर शॉर्ट में जाने तो जो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रस्टिंग को प्रिवेंट करता है बहुत ही बड़े तरीके से। Alloying. This is a very good method for improving the quality of different metals. In this method, a particular metal with other metal or non-metal is mixed in a fixed proportion to improve its quality like resistance towards corrosion, strength, hardness, shining, and high tensile strength. For example, iron metal cannot be used for making utensils because it will rust, but when it is mixed with nickel and chromium metal, it becomes stainless steel. Now it becomes very useful, and we are using this steel on a large scale for making kitchenwares and so many other things for our day-to-day uses. You just ask your father or mother about the
carats of gold used for making the jewelry. You also can see the purity in terms of carat printed on the back of any gold jewelry. You will see that 22C is printed. It means it is of 22 carats. Pure gold is actually 24 carats. Just think that why jewels do not use 24 carat gold, which is for making jewelry. This is because 24 carat gold is very soft and it cannot be easily converted into फाइन वायर और शीट्स। तो एलॉइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेटल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस मेथड में एक पार्टिकुलर मेटल को हम लोग लेते हैं, उसके अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं ताकि जो हमारा मेटल है वो उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव हो सके, जैसे कि उसका जो रेसिस्टेंस है कोरोजन की टुवर्ड उसका क्वालिटी इंप्रूव हो सके, मीन्स उसमें कोरोजन जल्दी ना हो, वो रस्ट ना हो, उसका स्ट्रेंथ बढ़ सके, उसका हार्डनेस सही से रह सके, उसका शाइनिंग और जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी उसके क्वालिटी में इंप्रूव हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो आयरन मेटल है वो हम लोग उसको बर्तन के रूप में यूज नहीं करते क्योंकि वो जंग लग जाता है उसमें। जब हम उसे निकेल या क्रोमियम के साथ जो ये दोनों मेटल है उसके साथ मिलाते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्टेनलेस स्टील है हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है। हम लोग इसको लार्ज स्केल पे यूज करते हैं अपने किचन के वेयर्स, किचन के बर्तन को बनाने में और भी अदर थिंग्स में। अपने जो डे के डे यूज का जो भी चीज़ है वो हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। आप अपने फादर या मदर से पूछ सकते हो कि जो ज्वेलरी है वो कितने कैरेट्स के गोल्ड से बनता है। आप उसके प्योरिटी को चेक कर सकते हो। जो ज्वेलरी है उसके पीछे में प्रिंट रहता है उसके कैरेट। आप देखोगे कि वहाँ पे 22C प्रिंट है। इट मीन्स कि वो जो 22C है उसका मतलब हुआ वो 22 कैरेट्स का है। जो प्योर गोल्ड होता है वो एक्चुअली 24 कैरेट्स का होता है। लेकिन सोचो कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो 24 कैरेट गोल्ड का यूज क्यों नहीं करते ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो इजीली फाइन वायर और शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एंड इट इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 27.2 ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। Now we have another topic which is reactivity of metals and the activity series of metals. You have already seen that when F is placed in a solution of CuSO4, it replaces Cu from the solution according to the following reaction chapter 4. आप लोगों ने देखा होगा कि जब आयरन को हम लोग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में रिप्लेस करते हैं तो जो कॉपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करता है और हम लोगों ने इस चीज को चैप्टर 4 में पढ़ा है। एंड हियर इज योर रिएक्शन। ये रहा आयरन, इसका सिंबल है Fe और ये सॉलिड के रूप में, और ये हमारा है कॉपर सल्फेट, इसका सिंबल है CuSO4 एंड ये एक्वस के फॉर्म में है। और इसने एक रिएक्शन करा तो ये किस में बदल गया, आयरन सल्फेट FeSO4 ये एक्वस हो गया और जो प्लस जो हमारा कॉपर है Cu वो सॉलिड में चेंज हो गया। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी place a silver wire in a solution of CuSO4, no reaction occurs because silver is less reactive than copper. अगर हम वहीं पे अगर जो सिल्वर का वायर है उसका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दे तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जो सिल्वर है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव मेटल है। And here is the formula of silver Ag, which is in solid form, and CuSO4 in aqueous form, and there is no reaction occurred. यहाँ पे कोई भी reaction नहीं हुआ। However, when a copper wire is dipped in AgNO3 solution, silver is replaced and deposited on copper wire. Reaction is as following. जब हम लोगों ने कॉपर वायर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला तो सिल्वर जो है वो रिप्लेस कर जाएगा और जो उसका जो कॉपर वायर का जो डिपॉजिट है वो हो जाएगा, वहीं पे रह जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो ऐसे है, जो कॉपर है इसका फॉर्मूला Cu है सॉलिड के रूप में, और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 एक्वस के फॉर्म में, इसका जो रिएक्शन हुआ है वो Ag यहाँ पे अलग हो गया Ag हमारा सिल्वर, और ये जो कॉपर नाइट्रेट है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया एक्वस के रूप में। दिस इंडिकेट्स दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और ये क्या इंडिकेट किया, जो हमारा कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। इन जनरल अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से।
By observing these reactions, we will say that Fe is more reactive than Cu and copper is more reactive than silver. If we take solution of different metals and place other metals in this solution, we can compare the reactivity of metals with respect to each other. The arrangement of metals in the decreasing order of their activity is known as activity or reactivity series. It is also known as electrochemical series. A portion of the series is given below. In this series, only few metals are shown. तो हम लोग इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखें डिफरेंट मेटल्स के और उसको हम लोग उसके सॉल्यूशंस जो है मेटल्स के उसके अनुसार हम लोग प्लेस करें तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी को अदर मेटल के मुकाबले में। और ये जो अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एक्टिविटी को से हम लोग एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो कुछ पोर्शन है इस सीरीज के वो नीचे दिए गए हैं इस सीरीज को कि कुछ मेटल्स को तो हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट में जो हम लोगों ने पोटेशियम से यहाँ पे स्टार्ट किया है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है बीच में ये मतलब कि डिक्रीज होते हैं और जो नीचे में जो हमारा गोल्ड है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो फर्स्ट में हमारा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर में ज्यादा रिएक्टिव मेटल दिया हुआ और नीचे में क्या है लिस्ट रिएक्टिव मेटल मीन्स जैसे जैसे ये डिक्रीज होते गया है वैसे वैसे आपका ये नीचे चला गया एक के बाद एक। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सारे इंटरेस्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।